नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है दूसरा वीडियो। आज हम कुछ और यूनिवर्स के बेहतरीन फिनोमिनन्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्चुअली में यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो सिर्फ कुछ ही एंटिटीज है जो यूनिवर्स के होने का एक्चुअल प्रूफ देती है। तो जो सबसे बड़ी एंटिटी है जो इस यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने में बहुत ही मेजर रोल अदा करती है, वो है दोस्तों टाइम। टाइम ही यूनिवर्स का चौथा डायमेंशन है दोस्तों। और बिना टाइम के यूनिवर्स को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। टाइम की बात हम अगले टाइम ट्रेवल वाले लेक्चर में करेंगे। तो मतलब टाइम इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज होनी चाहिए फिर तो, है ना। तो टाइम तो एकदम परफेक्ट हुई, टाइम से बड़ा तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। देखो, एक चीज याद रखो, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जो भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है, जितनी भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है, उनमें से कोई भी चीज 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकती। सब में खामियां होती है। और टाइम का एब्सोल्यूट ना होकर इवेंट्स में वेरी करना, ये हमें आइंस्टीन भैया ने बताया था। क्योंकि दोस्तों टाइम को भी बेंड किया जा सकता है। अब कैसे? तो दोस्तों जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है वहां टाइम धीमा हो जाता है। यानी कि टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों टाइम, जो कि पहली एंटिटी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों जो यूनिवर्स को बनाती है, वो है दोस्तों कि ये टाइम किस पर अलाउ होगी। मतलब इस टाइम को कौन महसूस कर सकता है, ये टाइम किस पर एप्लीकेबल होगी, इस टाइम को कौन जी सकता है। और दोस्तों वो है हम, इंसान। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब वो गैस, लिक्विड, सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना। टाइम सब पर एप्लीकेबल होती है, टाइम सब पर इफेक्ट डालती है। और दोस्तों हम किससे बने हैं? एटम से। और इस दुनिया में जो भी चीज़ एटम से बनती है वो मैटर है। और यही मैटर ही टाइम के एग्जिस्टेंस को स्वीकारता है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस ही दोस्तों बताता है कि टाइम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि टाइम के आगे बढ़ने की वजह से ही ऑब्जेक्ट बनते और खत्म होते हैं। तो टाइम के साथ साथ इस यूनिवर्स में मैटर भी है जिससे यूनिवर्स बनी है। और भी कुछ चीज़ें जिसने यूनिवर्स को बनाया है, जैसे वैक्यूम हो गया। अब इस यूनिवर्स में जहाँ मैटर नहीं है वहाँ वहीं तो वैक्यूम एग्जिस्ट करता है ना। और बाकी की भी चीज़ें जैसे डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, ये सब। अभी इस पर भी वापस आऊँगा। अब मैटर पर वापस आते हैं। तो दोस्तों मैटर जो है वो मैटर क्यों कहलाता है? तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ना आ जाए, द्रव्यमान ना आ जाए, तब तक वो मैटर नहीं कहलाता। जी हाँ दोस्तों, जब तक किसी मैटर के पास मास है तब तक वो मैटर कहलाएगा। लेकिन अगर मास नहीं है तो वो मैटर नहीं कहलाएगा। दोस्तों ध्यान देना, मास और भार या वेट में अंतर होता है। अब कोई मैटर या ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, तो जब वो ग्रेविटी के संपर्क में आता है तो ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती है। तब हम उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट या भार कहते हैं। और वही अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पर ग्रेविटी का कोई असर ना हो, वो बस अपने आप यूनिवर्स में कहीं भटक रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, वेट या भार नहीं। अब दोस्तों ध्यान दो, तो किसी ऑब्जेक्ट या मैटर के पास वो मास आई कहाँ से, यही जानते चलिए। तो अब चलो इस मैटर के कुछ टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करते करते इसे एक एटम जितना छोटा कर देते हैं। कर दिए टुकड़े, बढ़िया। पूरा आपको इमेजिन करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए आप आगे सोच लोगे। अब एटम भी थोड़ा बड़ा ही रहता है, इसके और टुकड़े करते हैं, है ना। कर दिए टुकड़े, बढ़िया। टुकड़े करने के बाद देखोगे कि ये एटम भी चार चीजों से बना है। वो है एटम का न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस में ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूमता है। तो अब इसमें भी सबसे हल्की चीज जो की है वो है इलेक्ट्रॉन, उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन का भी वेट है, ये जो दिख रहा है ना 9.12 10 to the power -31, ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से बनते हैं। खैर इतना डीप में नहीं जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, इसके मास की बात करते हैं। तो ये जो मास है, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास आई कहाँ से? ये जो इलेक्ट्रॉन का पम मास 9.1 × 10 to the power -31 है, ये इसके पास आई कहाँ से? मतलब चलो कि कोई ये चीज है मान लो, ठीक है। लेकिन कैसे आया इसके पास मास? तो दोस्तों फिर यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे सिस्टम की या एक ऐसे मैकेनिज्म की जो ये क्लेम करता है कि सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम और इतने सारे यूनिवर्स के मैटर को मास इसने दिया है। तो दोस्तों वो मैकेनिज्म है या वो सिस्टम है हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल, या फिर भगवान कण भी आप इसको कह सकते हो। अब ये काम कैसे करता है? देखो जो तो जरूरी नहीं कि इसका जो एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म है वो ये वैसे ही काम करता हो। साइंटिस्ट अभी भी इसके एक्चुअल काम करने के तरीके को स्टडी कर रहे हैं, और इसको अच्छे से समझना ये अभी भी एक पहेली की तरह है। लेकिन इजी वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, तो जब ब्रह्मांड बना तो इसके साथ साथ इस यूनिवर्स में हर जगह एक फील्ड भी बनी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वैसे ही एक फील्ड बनी जिसे दोस्तों हिग्स फील्ड कहते हैं।
तो दोस्तों एक्चुअल में ये हिग्स फील्ड यूनिवर्स में हर जगह है, जहां नजर ले जाओगे वहां ये हिग्स फील्ड आपको मिलेगी। दोस्तों मिलेगी कह रहा हूँ, दिखेगी नहीं। अब ध्यान से सुनो, तो इसी हिग्स फील्ड में दोस्तों पाया जाता है बहुत सारे हिग्स बोसॉन यानी कि गॉड पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे कण होते हैं। तो देखो, जैसे ही कोई पार्टिकल, दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसके पास अभी मास नहीं है। तो जब ये पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है, इसे जब हिग्स फील्ड से हम क्रॉस करवाएंगे या फिर ये हिग्स फील्ड से होकर गुजरेगा, तो उस पार्टिकल में हिग्स फील्ड का इफेक्ट होगा, जिसमें हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल उस पार्टिकल से इंटरैक्ट करेंगे और इस वजह से उस पार्टिकल में मास आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ पार्टिकल हिग्स फील्ड में एंटर करेगा, उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, इस पूरे रियलिटी में जिस भी पार्टिकल के पास मास है वो लाइट की स्पीड से ऑटोमेटिकली ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालते। या आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो पार्टिकल हिग्स फील्ड में अब तक नहीं आए हैं उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी। और जो पार्टिकल ऑटोमेटिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है इस यूनिवर्स में दोस्तों, उसी को तो हम फोटॉन्स कहते हैं। तो अब जैसे ही वो पार्टिकल हिग्स फील्ड को क्रॉस करेंगे, उस पार्टिकल में दोस्तों मास आ जाएगा, वो भारी हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होगा दोस्तों? वो हिग्स फील्ड में मौजूद हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल और उस बाहर से लाइट की स्पीड से आने वाले पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से होगा। इंटरेक्शन इन सेंस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो कि ये गॉड पार्टिकल उस पार्टिकल से जुड़ जाएंगे। इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप किसी सिक्के को शहद से भरे किसी बोतल में डालकर उसे वापस निकालते हो, तो शहद के थिक या गाढ़े होने की वजह से शहद थोड़ा सिक्के में ही रह जाता है। लेकिन जब आप उसी शहद वाले सिक्के का जब वेट देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन एकदम कम ही वेट बढ़ेगा उसका, एकदम कम मिली या माइक्रोग्राम में। तो जैसे शहद की वजह से सिक्के का वेट बढ़ गया, वैसे ही हिग्स फील्ड की थिकनेस की वजह से उस लाइट की स्पीड से आ रहे पार्टिकल को हिग्स फील्ड में मौजूद गॉड पार्टिकल से इंटरेक्शन की वजह से वेट मिल गया। तो अब उस पार्टिकल के पास वेट आ गया है ना। अब हिग्स फील्ड को इतना थिक बनाता कौन है दोस्तों? ये गॉड पार्टिकल से इसे इतना थिक बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिग्स फील्ड में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये पार्टिकल भारी हो गया तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान देना, अगर ये हिग्स फील्ड नहीं होंगे तो ये हिग्स बोसॉन नहीं होंगे, ये गॉड पार्टिकल नहीं होंगे। तो इस यूनिवर्स का क्या होगा दोस्तों? ये पूरा यूनिवर्स ही मासलेस हो जाएगा। अब क्योंकि हिग्स फील्ड नहीं होगा तो मास नहीं होगा दोस्तों। मास अगर नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ये यूनिवर्सल फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पर काम करता है जिसके पास मास होता है या वेट होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ही हम खड़े हैं ज़मीन में, ग्रेविटी की वजह से ही दोस्तों एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, ग्रेविटी की वजह से ही हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से जुड़कर पानी बनाते हैं। ग्रेविटी खत्म तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बिना पानी हम रह नहीं पाएंगे दोस्तों। ये स्टार्स, सूरज, हमारा अर्थ सब खत्म हो जाएगा। सब पूरे यूनिवर्स के पार्टिकल लवारिसों की तरह इधर उधर घूमेंगे बिना हिग्स फील्ड के, बिना गॉड पार्टिकल के। तो दोस्तों ये था गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन। उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वैसे मैं इसी वीडियो में डार्क मैटर, एंटी मैटर के डार्क एनर्जी को समझा दूँ सोचा था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। बाकी आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बस इमेजिनेशन ही है ये, इसको समझना, ठीक है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, गॉड पार्टिकल की अभी भी कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। अभी ये गॉड पार्टिकल क्या क्या कर सकता है ये अभी भी अननोन है। वैसे मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं गया, कोशिश किया कि नॉर्मल वर्ड्स में आपको इसे अच्छे से समझा सकूं। अगर समझ नहीं आया होगा तो इसे फिर से देखो। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाइम ब्लेस यू ऑल।